नमस्कार मित्रों, आइए हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं हम। ये हिंदी व्याकरण थर्ड ग्रेड के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए, या फिर आपके टीजीटी के लिए, या फिर आपके पीजीटी के लिए, या यूजीसी नेट या किसी भी स्टेट का सेट, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के अंदर हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अथवा तो भारत की सभी प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी व्याकरण का अपना योगदान होता है। ये व्याकरण होता क्या है, थोड़ी सी चर्चा हम पहले उस पर कर लेते हैं। आप गौर कीजिए, हेडिंग डालिए व्याकरण। ये व्याकरण शब्द जो है ये विधन आकरण के योग से बना हुआ है। इस वी का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध और आकरण का शाब्दिक अर्थ है रूप, अर्थात भाषा का शुद्ध रूप। भाषा का शुद्ध रूप। अगर कोई शास्त्र हमें भाषा के शुद्ध रूप की शिक्षा देता है, भाषा के परिमार्जित रूप की शिक्षा देता है, या भाषा के परिनिष्ठित रूप की शिक्षा देता है, शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है किसी भी भाषा में, इस चीज का जो निर्णय करता है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? व्याकरण। आप इसकी परिभाषा लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए परिभाषा। लिखो, वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध रूप की शिक्षा देता हो, शुद्ध रूप की शिक्षा देता हो, या भाषा के परिमार्जित या परिनिष्ठित रूप की शिक्षा दें, उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। बस। व्याकरण किसको कहें? जो भाषा के शुद्ध रूप की शिक्षा देता हो, परिमार्जित रूप की शिक्षा देता हो, परिनिष्ठित रूप की शिक्षा देता हो, ऐसा कोई शास्त्र है तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। लिख लिया परिभाषा? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए हिंदी शब्द परिचय। हिंदी शब्द परिचय। हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं हम। ये हिंदी शब्द बना कैसे, थोड़ी सी जानकारी हमें इसके संबंध में भी होनी चाहिए। इसके इंट्रो से कुछ सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हिंदी शब्द की हम चर्चा करें तो ये हिंदी नाम भारत के ही कुछ नामों में छुपा हुआ है। भारत का सबसे पहले हमें एक नाम पढ़ने को मिलता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के बाद इसी देश का एक नाम हमें और सामने आता है, वो है आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद एक नाम और हम लोग काम में लेते हैं, वो होता है हिंदुस्तान। फिर इसी देश को भारत, और फिर इसी देश को एक नाम इंडिया भी दिया गया। इन्हीं भारत के भिन्न भिन्न नामों में हिंदी शब्द जुड़ा हुआ है। आप गौर कीजिए, अगर आप भारत को देखें, उस समय का जैसा भी भारत रहा होगा, मैं उस समय के भारत की बात करता हूं
जम्बूद्वीप कालीन भारत की। इस जम्बूद्वीप कालीन भारत के अंदर एक यहां नदी प्रवाहित होती थी। इस नदी का नाम था दृश्यद्वती नदी। दृश्यद्वती पौराणिक महत्व की नदी है, बहुत प्राचीन काल में यह प्रवाहित होती रही है। फिर इसी दृश्यद्वती के बाद एक और नदी इसके इर्द गिर्द कहीं प्रवाहित होती थी। इस नदी का नाम था सरस्वती नदी। यह भी पौराणिक महत्व की नदी है। इस सरस्वती कालीन भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहां रहने वाली जाति आर्य थी। आर्य बोलचाल में जिस भाषा को काम में लेते वो भाषा थी संस्कृत। और आर्यों का जो व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि जिसका व्यवसाय होगा, बारिश की निर्भरता रहेगी। और इसके यहां ये वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहां रहने वाली जाति थी अनार्य। देखिए, हालांकि इतिहासकारों के बीच ये विवाद का विषय है कि हम लोग आर्य थे कि अनार्य थे, परंतु अधिकतर लोगों का यह मानना है कि हम इस भारत रूपी भौगोलिक खंड में जो भी निवास करते थे तत्कालीन आर्यावर्त के समय यहां रहने वाली जाति आर्य थी और ये किसी दोआब क्षेत्र से यहां आकर के बस गए थे। उसके बाद ये नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और इसी के इर्द गिर्द कहीं एक नदी और प्रवाहित हुई। इस नदी का नाम था सिंधु नदी। हिंदी शब्द इसी सिंधु नदी से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका कारण था ये जो अनार्य लोग हैं, इनकी मूल भाषाएं हैं वो है एक तो अरबी और दूसरी है फारसी। ये अनार्यों की भाषा है, अरबी और फारसी। अनार्यों में यहां भौगोलिक जलवायु गर्म है और जहां की भौगोलिक जलवायु गर्म होती है वो कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इस कारण ये अनार्य इस स का उच्चारण ह किया करते थे। स का उच्चारण ह किया करते थे। ये किसकी परंपरा थी? अनार्यों का। अच्छा, नदी का नाम था सिंधु और ये लोग स को बोलते थे है, इसलिए सिंधु का उच्चारण ये हिंदू कर जाते थे। हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं है, इसी सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों से। जब अनार्य आर्यों का परिचय करवाते, बोले कौन से क्षेत्र के लोग आए हैं, तो सिंधु क्षेत्र के लोग आए हैं और सिंधु में स को ये ह बोलते, इसलिए हिंदू शब्द बन गया। और समूह के रूप में मिलते, पूछते कौन आदमी है, तो ये कहते कोई हिंदवी है। हिंदवी कौन? हिंदुस्तान के आसपास रहने वाले लोग। इसी तरह विकृत होते होते ये शब्द बन गया हिंदुई और उसके बाद ये शब्द बन गया हिंदी। हिंदी का अर्थ है हिंद का, अर्थात जो भी भारत रूपी भौगोलिक खंड में निवास करते हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब का क्यों ना हो, जो यहां निवास करते हैं वो सब के सब हिंदी है। हिंदी आरंभ में कहीं आपको भाषा के अर्थ में नहीं मिलेगा। हिंदी का मतलब हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से है। इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें एक बंद आता है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, हिंदी कौन? हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हिंदी है, न कि हिंदी भाषा है। यहां और अधिक गहराई में आप जाएं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, गौर कीजिए। ये जो हिंदवी शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग खड़ी बोली का पहला कवि है जिसका नाम होता है अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, नो सिफर, गजल, ऐसी कुछ रचनाएं लिखी है। उसमें अमीर खुसरो हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है। अमीर खुसरो से जब कोई पूछता उसका परिचय तो एक पंक्ति बोला करता था। अमीर खुसरो कहता था, तुर्क हिंदुस्तानियम, तुर्क हिंदुस्तानियम मन गोयम, मन गोयम हिंदवी जवाब।
हिंदवी जवाब, अर्थात तुर्क हिंदुस्तानियम मन गोयम हिंदवी जवाब, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो हिंदवी से पूछो। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी से पूछो। ये थोड़ा अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार के रूप में आया था। इसको जब भी पूछता भाई तुम कौन आदमी हो, वो कहता तुर्क हिंदुस्तानी मन गोयम हिंदवी जवाब, अर्थात मैं मेरा परिचय खुद क्या दूं, मेरा परिचय हिंदवी देंगे। हिंदवी कौन? हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हिंदवी। इसके अलावा अगर आप इस हिंदी शब्द को पढ़ना चाहें तो हिंदी शब्द सबसे पहले अबू सईद की एक पुस्तक है जिसका नाम है जफरनामा। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस जफरनामा, ये 1424 इसका रचना काल है। 1424 में सबसे पहले इसी पुस्तक के अंदर ये हिंदी शब्द आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और अधिक गहराई में चर्चा करें इस हिंदी शब्द को लेकर के, इसको देखिए आप गौर से। इसमें मूल शब्द तो है हिंद, बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। शब्दकोश में आप इस शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा करें तो उत्पत्ति की दृष्टि से ये तद्भव शब्द है। अगर इस शब्द की व्युत्पत्ति देखें, व्युत्पत्ति का मतलब किसी भी भाषा की रचना से है, किसी भी भाषा की बनावट से है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट का आधार देखें तो ये शब्द योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तद्भव का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, तद्भव का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। संस्कृत भाषा के कठिन शब्दों को हम सरल करके बोलते हैं मुख सुख की वृत्ति के कारण। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ज्येष्ठ बोलने में मुंह को परेशानी होती है, जेठ से काम चल रहा है क्यों परेशान हो। अमावस्या बोलने में हमें कठिनाई होती है, काम अमावस्या चल रहा है हम लोग क्यों परेशान हो। आश्विन बोलने में समस्या है, आश्वत सरल रहता है ना। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जबकि बनावट की दृष्टि से देखें तो ये कैसा शब्द है? योग रूढ़ है। योग रूढ़ का मतलब क्या हुआ आप गौर कीजिए। दस धन आनन, इसकी संधि बनेगी दशानन। अच्छा गौर कीजिए, दस अलग शब्द है, आनन अलग शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। पर दशानन का मतलब हम सभी रावण ही समझते हैं ना। अगर कोई शब्द यौगिक हो यानी दो शब्दों के मेल से बना हो और हम सब उसका एक जैसा अर्थ समझें, ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हिंदी भी दो शब्दों के मेल से बना, हिंद मूल शब्द है, बड़ी ई प्रत्यय। तो इस दृष्टि से ये कैसा शब्द हुआ? योग रूढ़ शब्द हुआ। ये हिंदी शब्द खुद हिंदी भाषा का नहीं है, ये शब्द फारसी भाषा का शब्द है। क्यों है फारसी भाषा का शब्द? क्योंकि अनार्यों की वर्ण विकृति, और अनार्यों की वर्ण विकृति के कारण ये धीरे धीरे हिंदू, हिंदू से हिंदवी, हिंदवी से हिंदुई, हिंदुई से हिंदी बना। तो ये किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ एक परंपरा चली। हालांकि ये मनुष्य का स्वभाव होता है। हमारे यहाँ 5 आदमी नोखा से आए, हमसे कोई पूछे कौन आदमी है तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। हम ये कहेंगे भाई कोई नोखा वाले आए हुए हैं। कोई लूणकरसर से आया है तो हम उसका नाम नहीं लेंगे। हमें पूछेगा कौन आदमी, हम कहेंगे भाई कोई लूणकरसर वाला आए हुए। ठीक इसी तरह क्षेत्र विशेष के नाम पर हम वहां के निवासी को भी और हम वहां की भाषा को भी पुकारने लगे। जैसे कोई नेपाल का रहने वाला आदमी हमारे यहाँ आ जाए, हमसे पूछे कौन आदमी है भाई, हम उसका नाम तो नहीं जानते, हम तुरंत कहते हैं जी कोई नेपाली है। अच्छा, क्षेत्र नेपाल है, आदमी भी नेपाली। अच्छा, वो भाषा बोले हमें क्या मालूम कौन सी भाषा है, भाषा बोले भाषा भी तो नेपाली। कोई अमेरिका का आदमी रहने आ जाए, बोले कौन आदमी है, कोई अमेरिकन है, भाषा बोले भाषा भी अमेरिकन है। कोई रूस का आदमी यहाँ आ जाए, कौन आदमी है, बोले कोई रशियन है,
भाषा, बोले भाषा भी रसियन है। और उस समय इस क्षेत्र का नाम पड़ गया था हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान का आदमी है, कौन आदमी है? बोले कोई न कोई हिंदी है। भाषा, बोले भाषा भी हिंदी है। इसी विकृति के चलते चलते हिंदी शब्द भाषा के अर्थ में भी रूढ़ होने लगा। जो आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी की, वो किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं? हम भाषा के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी शब्द एक भाषा है। ये इसकी मोटा मोटी जानकारी है। आपसे सीधा सवाल कर सकता है हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हिंदी का अर्थ है हिंद का रहने वाला या हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से है। कुछ चीजें अभी तक जो प्रश्न पत्र में पूछी गई है, परिभाषा से आपसे पूछ सकता है। भाषा के शुद्ध रूप की शिक्षा दे ऐसे शास्त्र को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। या फिर हमसे पूछेगा वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई है? तो वेदों की रचना दृश्यवती के किनारे हुई है। हिंदी शब्द किस नदी के नाम पर पड़ा? तो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। खड़ी बोली का पहला कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। कारण क्या रहा? स का उच्चारण ह। ये या हिंदी शब्द सबसे पहले हमें कहां पढ़ने को मिलता है? तो जफरनामा में पढ़ने को मिलता है। आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं बोलते हुए बोर्ड पे लिखता हूं, आप मेरे साथ साथ लिखें। जब तक आप कॉपी पेन लेकर के साथ में नहीं लिखेंगे तब तक इस चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, लिखिए। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत को भिन्न भिन्न भौगोलिक नामों से जाना जाता रहा है। आप साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है, आरंभ में इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। तत्कालीन भारत में दृश्यवती नदी प्रवाहित होती थी। दृश्यवती नदी प्रवाहित होती थी, जिसके किनारे वेदों की रचना हुई। जिसके किनारे वेदों की रचना हुई। जिसके किनारे वेदों की रचना हुई। इस दृश्यवती शब्द को अंडरलाइन कर लो, वेद शब्द को अंडरलाइन कर लो। थर्ड ग्रेड 2012 जो जिला परिषद बीकानेर की ओर से आयोजित हुई थी, उसमें ये सवाल पूछा गया था, जिसमें 60 प्रश्न हिंदी के आएंगे आपके जो मेंस थर्ड ग्रेड होगी उसमें। तो उसमें ये सवाल था कि वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? दृश्यवती नदी के किनारे हुई। चलिए, लिख लिया? फिर लिखिए, आर्यावर्तकालीन भारत में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। तत्कालीन भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त कहा जाता था क्योंकि यहां रहने वाली जाति आर्य थी। रहने वाली जाति आर्य थी। आर्यों की भाषा
आर्यों की भाषा संस्कृत एवं व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। फिर नेक्स्ट लिखिए, अनार्यों की भाषाएं अरबी एवं फारसी थी। अरबी एवं फारसी थी। इनका व्यवसाय भी पशुपालन एवं कृषि था। पशुपालन एवं कृषि था। पशुचारण के लिए इनको पलायन करना पड़ता था। पशुचारण के लिए इनको पलायन करना पड़ता था। यानी आर्य और अनार्य आपस में मिल गए। चलिए फिर नेक्स्ट लिखिए, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, जो कि हिंद धन ई प्रत्यय के योग से बना है। प्रत्यय के योग से बना है। शब्दकोश में यह उत्पत्ति की दृष्टि से तद्भव शब्द है तथा रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द है। बस ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, आराम से लिखिए इसका। योग रूढ़ शब्द है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखिए, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खड़ी बोली के आदि कवि यानी पहले कवि है ना, खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो ने अपने काव्य में किया है। अपने काव्य में किया है। लिखो, तुर्क हिंदुस्तानियम मन गोयम हिंदवी जवाब अर्थात
अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी से पूछो, तो हिंदवी से पूछो। लिख लिया? मुख्य मुख्य बातें आप नोट कीजिए ना। फिर नेक्स्ट लिखो, हिंदी शब्द का, पेन चेंज करता हूं, है ना। हिंदी शब्द सर्वप्रथम हमें अबू सईद की पुस्तक, अबू सईद की पुस्तक जफरनामा, जफरनामा में पढ़ने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। उसके बाद अवेस्ता नामक पारसी ग्रंथ में भी पढ़ने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। फिर नेक्स्ट लिखिए, हिंदी शब्द ईरानी भाषा के शब्द इंद से बना हुआ है, इंद से बना हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए, हिंदी शब्द अनार्य लोगों की, अनार्य लोगों की वर्ण विकृति, अनार्य लोगों की वर्ण विकृति स का उच्चारण, स का उच्चारण ह के कारण क्रमशः, के कारण क्रमशः हिंदू, हिंदवी, हिंदूई व हिंदी बना, वह हिंदी बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हिंद का, अर्थात हिंद का अर्थात हिंदुस्तान का निवासी। फिर नेक्स्ट लिखिए, इकबाल ने कहा है, इकबाल ने कहा है, हिंदी है हम, वतन है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहां भी
यहां भी हिंदी शब्द भाषा के लिए प्रयुक्त न होकर, भाषा के लिए प्रयुक्त न होकर हिंद के वासी, हिंद के वासी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। बस। फिर नेक्स्ट लिखिए, कालांतर में क्षेत्र विशेष, कालांतर में क्षेत्र विशेष के नाम से, क्षेत्र विशेष के नाम से वहां के निवासियों, वहां के निवासियों एवं भाषा को जानने की परंपरा विकसित हुई, यथा नेपाल का निवासी नेपाली, नेपाल का निवासी नेपाली एवं भाषा भी नेपाली, रूस रूसी, अमेरिका अमेरिकन, तो हिंदुस्तान की भाषा भी, हिंदुस्तान की भाषा भी हिंदी कहलाई। बस, ये मोटा मोटी हिंदी शब्द का परिचय था। आइए, अब तक हम लोग भाषा के अर्थ में बात कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भाषा की समझ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भाषा की समझ। बस, हेडिंग डाल के छोड़िए, अब लिखना नहीं है, जरा समझिए। लिखना होगा, मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। भाषा की समझ, किसी भी भाषा को कोई भी वक्ता बोलता है तो श्रोता उसको समझता कैसे है। ऐसा क्या हम लोगों के बीच में होता है कि हम किसी भी भाषा को समझ सकते हैं। भाषा की एक अपनी परंपरा है, इसे समझने का एक नियत तरीका होता है। आप जरा गौर कीजिए, कोई भी वक्ता जब बोलता है तो सबसे पहले उसकी ध्वनि, उसकी आवाज श्रोता के कान तक पहुंचती है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, सबसे पहले मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। जैसे मैंने बोला क, जैसे मैंने बोला क, सबसे पहले मेरी आवाज आप तक पहुंची। अच्छा, मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा, सब ऐसा ही लिखोगे। अगर आप इस ध्वनि को मूर्त रूप दे देते हो, लिख लेते हो, इसका तात्पर्य अब आपने क्या लिखा है? हाँ, एक वर्ण लिखा है। मान लीजिए मैंने 3 अलग अलग स्वतंत्र ध्वनियां उच्चारित की, है ना। आपको पहले 3 ध्वनियां समझ में आई, फिर आपको अलग अलग 3 वर्ण समझ में आए। जैसे ही आपके मस्तिष्क ने इस वर्ण समूह का अर्थ ग्रहण किया अर्थ ग्रहण किया, इसका मतलब अब आपको क्या समझ में आ गया? एक शब्द समझ में आ गया। अगर मैं ये कहूं कमल कीचड़ में उगता है, कमल कीचड़ में उगता है, जितना मैंने कहा आप लोगों तक संपूर्ण अर्थ में बात पहुंची। अगर शब्दों का समूह पूरी सूचना दे जाए, इसका तात्पर्य अब आपको एक वाक्य समझ में आया है। और अगर ऐसे ही मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं, इसका तात्पर्य मैं कोई न कोई भाषा बोल रहा हूं और आप उस भाषा को समझ पा रहे हैं। स्पष्ट हुई बात?
किसी भी भाषा को समझने का एक नियत तरीका होता है। इसको यूं कहें कि कुछ ध्वनियां मिलके वर्ण का निर्माण करती है, कुछ वर्ण मिलके शब्द का निर्माण करते हैं, कुछ शब्द मिलके वाक्य का निर्माण करते हैं। एक सवाल यहां हम लोगों से पूछेगा, अगर आपसे सवाल करें भाषा की मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। अगर आपसे सवाल करें भाषा की लघुतम इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। लिखोगे तो आप सबसे पहले वर्ण लिखोगे। अगर आप सवाल करें अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द रहता है। ठीक है, हेडिंग डालिए भाषा की समझ। आप ये नाम लिख लीजिए, ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य और वाक्य के बाद भाषा। जैसा मैंने लिखा है एज इट इज आप इसे नोट कीजिए। लिखिए, इसके नीचे हेडिंग डालिए ध्यातव्य या नोट। हिंदी में लिखते हो तो ध्यातव्य लिखा करो, अंग्रेजी में लिखते तो एनओटी नोट लिख लिया करो। लिखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई, लघुतम इकाई वर्ण होता है, वर्ण होता है। मौखिक रूप में, मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई, लिखते जाइए ना, सबसे छोटी इकाई क्या थी? हाँ, ध्वनि होती है तथा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। बस, अलग अलग सवाल। ठीक है, आप गौर कीजिए। आप भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण, मौखिक रूप में सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा? ध्वनि। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या रहेगा? शब्द। लिख लिया? आराम से लिखिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए हिंदी भाषा, हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास की ये हिंदी आई कहां से? भाई हम भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का परिचय पूछते ही हैं, तो ये भी जाने भाई अचानक एक दिन में तो ये कोई पैदा नहीं हो गई। कहां से ये परंपरा चली थी और हम लोग तक कैसे पहुंची, इसके संबंध में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।